फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। आज हम आपके लिए सभी अध्यापक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं। फ्रेंड्स, जीन पियाजे का सिद्धांत यूपी टेट, सी टेट, आई टेट, एमपी टेट सभी राज्यों के टेट में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, यह बाल विकास सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछा जाता है, जिससे प्रतिवर्ष 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों को सम्मिलित किया है, तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। उसके अंतर्गत हम आज जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत नाम दिया ही, साथ में इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो है ही, यह विकासात्मक सिद्धांत भी कहलाता है। यह अवस्था का सिद्धांत भी है, यह विकासी अवस्था का सिद्धांत भी है। इन्होंने कहा कि यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होने के साथ साथ विकास का सिद्धांत है, अवस्था का सिद्धांत है, विकासी अवस्था का सिद्धांत है, आदि इन नामों से इसको जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसकी कुछ विशेषताएं थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 विशेषताएं दी हैं: संगठन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। फ्रेंड्स, इनमें हम एक एक को समझेंगे। दोस्तों, संगठन क्या होता है? संगठन का तात्पर्य आपके प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं को व्यवस्थित करने से है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की संरचना में कुछ न कुछ निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया अपने द्वारा सीखता है, यानी कि वह स्वयं संरचना का निर्माण करता है और वह उसका किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करता है, वह हमारा संगठन कहलाता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अनुकूलन की ओर। दोस्तों, जब मिलने वाली किसी सूचना को व्यक्ति पूर्व बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है और वह कभी कभी असफल हो जाता है, तब वह अनुकूलन कर लेता है। दोस्तों, कहने का आशय यह है कि जब अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का तात्पर्य नए अनुभव को पहले से विद्यमान संरचनाओं में व्यवस्थित करना। फ्रेंड्स, आत्मसातीकरण का तात्पर्य है कि नए अनुभवों को पहले से विद्यमान संरचनाओं में व्यवस्थित करना। हम लास्ट देखेंगे इसका विशिष्टीकरण। फ्रेंड्स, विशिष्टीकरण से है तात्पर्य कि नवीन अनुभव को दृष्टि से फ्रेंड्स विशिष्टीकरण का तात्पर्य है कि नवीन अनुभव की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करके विस्तार कर ले। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं और वह हमारे पूर्व अनुभव से भिन्न होता है और वह सही होता है, तो हम अपने पुराने अनुभव में परिवर्तन करके नए अनुभव को ग्रहण करते हैं और उसका विस्तार करते हैं। फ्रेंड्स, इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जब बालक पहली बार किसी गाय के छोटे बछड़े को देखता है जिसका रंग सफेद है, उसकी माता उसे बताती है कि वह बछड़ा है। थोड़े समय के बाद बालक एक बकरी को देखता है, उसका भी रंग सफेद है, वैसे ही 4 पैर, 2 कान, 1 पूंछ, 2 आंखें हैं। तब बालक सोचता है कि वही बछड़ा है या कुछ और। वह बछड़े का मिलान बकरी से करता है। यह बालक का आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है। दोस्तों, वह बछड़े को बकरी से मिलाने का प्रयास करता है, तो वह क्रिया उसकी आत्मसातीकरण प्रक्रिया कहलाती है। और फ्रेंड्स, जब बालक पहले से प्राप्त ज्ञान में नई बात जोड़ता है अथवा अंतर करता है कि वह बछड़ा नहीं बकरी है, तो उसे हम विशिष्टीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताए। फ्रेंड्स, हम अभी तक उनकी
विशेषताओं के बारे में पढ़ा, अब हम उनके द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी। इन्होंने कहा संवेदना गामक अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष तक, और दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था का नाम दिया उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और फ्रेंड्स, आखिरी उन्होंने कहा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। दोस्तों, अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। संवेदना गामक अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष तक। फ्रेंड्स, संवेदना गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। इसमें बालक जन्म से किसी वस्तु को छूना, स्पर्श करना, सूंघना, महसूस करना, इस तरह की क्रियाएं करता है। तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं वह उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे जो भी क्रियाएं करते हैं वह उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, यह परीक्षाओं में सीधे तौर पे पूछा जाता है। फ्रेंड्स, फिर से समझें कि छोटे छोटे बच्चे जो क्रियाएं करते हैं वह उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम स्कीमा के नाम से जानते हैं। और देखेंगे छोटे छोटे बच्चे द्वारा होने वाली क्रियाएं गामक क्रिया कहलाती हैं, अर्थात छोटे बच्चे जो भी क्रिया करते हैं हम उन्हें गामक क्रिया कहते हैं, और जो क्रियाएं उनके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं हम उन्हें स्कीमा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। फ्रेंड्स, यह दूसरी अवस्था है, जीन पियाजे के द्वारा दी गई यह दूसरी अवस्था है, अर्थात बालक जन्म के बाद जब दूसरे चरण में पहुंचता है तो जीन पियाजे ने कहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंतः प्रश्नकाल की अवस्था भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे आपसे अत्यधिक प्रश्न करते हैं, वह सही हो या गलत। फ्रेंड्स, इसलिए इस अवस्था को अंतः प्रश्नकाल की अवस्था भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जिन वर्डों को मैंने हाईलाइट किया है आप उनको विशेष ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, इसे द वर्क ऑफ चाइल्ड की भी अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विलोमयता का भी गुण पाया जाता है। फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संयुक्ता के लक्षण भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों, आप यह समझने का प्रयास करें विलोमयता का गुण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विलोमयता होता है कि किसी देखी हुई वस्तु को वस्तु के रूप बदलने पर भी मन ही मन उस वस्तु का पूर्ण आकार में समझने का प्रयास। फ्रेंड्स, मतलब हमने कोई वस्तु देखी और वह वस्तु कुछ दिनों के बाद उसने अपना रूप बदल दिया, फिर भी हमने मन ही मन उस वस्तु के पहले वाले रूप के आकार में हमने उसको समझा और समझने का प्रयास किया, वह हमारी विलोमयता होती है। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने इसे बालक की तीसरा चरण और तीसरी अवस्था के नाम से बताया। फ्रेंड्स, जब बालक इस अवस्था में आता है तो वह सही अनुपात का अंतर कर लेता है, अर्थात 2 वस्तुएं दिखाई जाए तो वह उनमें अंतर करने लगता है, उनमें अनुपात समझने लगता है और वह तर्क और चिंतन करने लगता है। फ्रेंड्स, वह चिंतन करता है, हालांकि उच्च स्तर के चिंतन नहीं कर पाता, परंतु वह छोटे छोटे विषयों पर चिंतन जरूर करता है। वह आरोही और अवरोही क्रम को भी समझने लगता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। जीन पियाजे के द्वारा दी गई यह चौथी अवस्था है, जो बालक का चौथा चरण है। फ्रेंड्स, इसमें बालक अंकों का भली भांति प्रयोग करने लगता है, अमूर्त चिंतन यानी चिंतन की चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वह किसी भी प्रकार की वस्तु और कोई भी समस्या का वह अमूर्त चिंतन करता है। फ्रेंड्स, वह जो भी कार्य करता है उसके कारण को समझने लगता है और किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ चुकी होती है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे अब इसमें कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने बताया कि कक्षा शिक्षण में हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत ने बालकों को स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया, अर्थात बालक स्वयं करके कुछ न कुछ सीखता है। जीन पियाजे ने यह भी कहा कि बालक अनुकरण व
खेल के द्वारा सीखता है। मतलब बच्चा कुछ भी सुनता है और खेलता है तो वह उससे बहुत कुछ सीखता है। तो जीन पियाजे ने अनुकरण व खेल को भी महत्व दिया। आगे देखते हैं, सीखने में प्रगति करने वाले को दंड नहीं देना चाहिए। जीन पियाजे कहते हैं कि यदि कोई बालक सीखने में कोई गलती करता है तो हमें उसे दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीन पियाजे कहते हैं कि बुद्धि परीक्षण निर्माण व्यवहारिक रूप में प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का उपयोग करना है। अर्थात हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो भी ज्ञान निर्मित है या जो भी ज्ञान है उसका हम व्यवहारिक रूप में कैसे प्रयोग करते हैं या व्यवहारिक क्रियाओं में उसका संबंध स्थापित करना भी हमारा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत है। फ्रेंड्स, पियाजे कहते हैं, पियाजे के अनुसार चालक और अभिप्रेरणा अधिगम एवं विकास के आवश्यक है। अतः शिक्षक को अधिगम में इनका प्रयोग करना चाहिए। हम जब भी बालक को पढ़ाते हैं तो हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे बालक और भी अच्छा करने का प्रयास करते रहें। पियाजे के अनुसार बालक स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है। बालक जो भी स्वयं सीखता है और वह पर्यावरण के साथ क्रिया करता है तो वह अपने ज्ञान को और बढ़ाता है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। दोस्तों, हम देखेंगे पहला प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। फ्रेंड्स, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। नंबर ए, व्यवहार में परिवर्जन। नंबर 2, अर्जित। तीसरा, परिपक्वता। चौथा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, अर्जित। फ्रेंड्स, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, वह है अर्जित। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, अधिगम को प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या हो सकता है। दोस्तों, इसको देखते हैं, अभिप्रेरणा देना, बच्चे को प्रलोभन देना, नई शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने का तरीका अभी प्रेरणा देना है। बच्चे को हम जितना मोटिवेट करेंगे वह उतना कार्य करने के लिए अग्रसर होगा। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, पियाजे किसके लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। पियाजे किसके लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। फ्रेंड्स, हमने ऊपर पढ़ा कि पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए ही जाने जाते हैं और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी पहली अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार बालक की पहली कौन सी अवस्था है। तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर पढ़ा कि जीन पियाजे ने हमें 4 अवस्थाएं दी, संवेदनागामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात हमारा सी नंबर इज द राइट आंसर, संवेदनागामक अवस्था। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, पांचवा, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किसे सम्मिलित नहीं किया। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किसे सम्मिलित नहीं किया, इसकी विशेषताओं में हमने आपको बताया कि आत्मसातीकरण, विशिष्टीकरण, अनुकूलन और संगठन। फ्रेंड्स, क्रियात्मक नामक शब्द उन्होंने अपनी विशेषताओं में नहीं दिया, अर्थात यह हमारा सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं छठवां, बालक अमूर्त चिंतन कब करता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि बालक जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वह चिंतन करना प्रारंभ करता है। जब बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब वह चिंतन करने लगता है और अच्छा चिंतन करता है, परंतु चिंतन की चरम अवस्था पर नहीं पहुंचता। अर्थात बालक अमूर्त चिंतन अपने चौथे चरण यानी औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था में करता है। अर्थात फ्रेंड, छठवें का डी नंबर सही होगा। अगला देखते हैं सातवां, 2 से 7 वर्ष में बालक किस अवस्था में होता है। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी, संवेदनागामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदनागामक अवस्था में बताया कि यह 0 से 2 वर्ष होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बताया कि 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 15 वर्ष की आयु होती है। तो फ्रेंड्स, 2 से 7 वर्ष के बालक
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, अर्थात 7वें का सी नंबर इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स 8वां देखते हैं, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। फ्रेंड्स जीन पियाजे, मैंने शुरुआत में ही बताया कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। फ्रेंड्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान दें कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। अगला देखते हैं 9वां, द वर्क ऑफ चाइल्ड की अवस्था। द वर्क ऑफ चाइल्ड की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनागामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स द वर्क ऑफ चाइल्ड की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। इसी को अंतः प्रश्नकाल की अवस्था भी कहा जाता है। अगला देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति किसके द्वारा सीखता है। तो फ्रेंड्स व्यक्ति अनुकूलन के द्वारा सीखता है या नेतृत्व के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा। तो मित्रों ध्यान देना कि जब भी किसी प्रश्न में हमें कोई निगेटिव वर्ड मिलते हैं जैसे प्रलोभन और ईर्ष्या, तो हम उनको सबसे पहले काट देते हैं और हम अपने सकारात्मक उत्तरों पर विचार करते हैं। तो फ्रेंड्स व्यक्ति किसके द्वारा सीखता है, वह नेतृत्व करके तो सीखता है पर वह अनुकूलन के साथ सीखता है, अर्थात फ्रेंड्स इस प्रश्न में ए इज द राइट आंसर, अनुकूलन। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू क्लास।